हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपका अपने फैकल्टी हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। कल की छुट्टी थी तो अपनी कल क्लास हो नहीं पाई, कल संडे था। तो आज से वापस अपन अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू कर रहे थे, अपन ने पढ़ा था कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति अपन ने पढ़ लिया था। फिर आता है कोशिका झिल्ली। अब देखो, कोशिका झिल्ली की बात करता हूं तो कोशिका झिल्ली अपन ने कोशिका की भित्ति की शुरुआत करी थी तो क्वेश्चन से करी थी। तो कोशिका झिल्ली की भी मैं शुरुआत क्वेश्चन से ही करूंगा और साथ साथ आप पढ़ते रहा करो। जो मेरी क्लासेज हैं उनको कंटिन्यू देखो और कुछ समझ ना आए तो बार बार उन्हें रिपीट करो ताकि आपको एसएससी की जो एग्जाम है वो बेटा बहुत ही टफ एग्जाम है। कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं है। एसएससी सेंट्रल लेवल की एग्जाम है। इसे अगर आसानी से आप रखोगे तो ये आसानी से समझोगे इसको कि आसानी से क्रैक कर देंगे, तो आसानी से क्रैक कोई कह नहीं सकता। अगर मैं भी करूं तो मैं भी नहीं कर सकता, लेकिन अगर अपन जिज्ञासा और लगन से पढ़ेंगे तो अपन जरूर एसएससी क्रैक कर देंगे। एसएससी कोई बड़ी चीज नहीं है। लोग आईएएस यूपीएससी आईएएस की एग्जाम भी क्रैक करते हैं, तो अपन एसएससी क्रैक नहीं कर सकते कि अपन वो भी कर सकते हैं। तो चलो एसएससी इस बार जरूर क्रैक करेंगे। तो छीन लो सिलेक्शन, एसएससी क्रैक कर दो और छीन लो सिलेक्शन, ठीक है। तो चलो अपन पढ़ रहे हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली की बात करता हूं तो कोशिका झिल्ली में अपन क्वेश्चन लेते हैं। कोशिका झिल्ली के मुख्य घटक होते हैं। ए में दे रखा है वसा, बी में दे रखा है सेल्यूलोज, सी में दे रखा है प्रोटीन और डी में दे रखा है बच्चों ए व सी दोनों। क्या दे रखा है? ए व सी दोनों, ठीक है। अब बात करो, देखो कोशिका झिल्ली, कोशिका के नहीं है, कोशिका झिल्ली है भाई। कोशिका झिल्ली के मुख्य घटक होते हैं, क्या होते हैं? कोशिका झिल्ली के मुख्य घटक होते हैं वसा, सेल्यूलोज, प्रोटीन और ए व बी ए व सी दोनों दे रखा है। तो अपन मैंने आपको कल बताया था जहां पे ए व बी ए व सी ये ऐसे ऑप्शंस आ जाए, उपरोक्त सभी नोटा ऐसे ऑप्शन आए तो उनमें अपन को डाउटफुल क्वेश्चन करना चाहिए, ठीक है। डाउटफुल हो जाता है वो तो उस पर ज्यादा ध्यान देना होगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अपन इसकी बात करते हैं। देखो सेल्यूलोज तो कोशिका झिल्ली में होती ही नहीं है, कोशिका भित्ति में होता है, ठीक है। तो सीधा सीधा आंसर आ रहा है क्या? ए व बी ए व सी दोनों, ठीक है। चलो लिख लो, लिखने का ज्यादा टाइम नहीं दूंगा भाई, जल्दी जल्दी लिख लो, ठीक है। लिख लिया होगा? हो गया। चलो आगे चलते हैं। आगे है क्या? अब कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ेंगे अपन कि कोशिका झिल्ली क्या है, इसमें कैसे कैसे क्या क्या होता है। चलो देखते हैं। तो कोशिका झिल्ली है सभी कोशिकाओं में, कोशिका झिल्ली सभी कोशिकाओं में सभी कोशिकाओं में पाई जाने वाली क्या है? लचीली संरचना। क्या है? लचीली संरचना, फ्लेक्सिबल संरचना है। सब कोशिका झिल्ली सभी कोशिकाओं में पाई जाने वाली क्या है? फ्लेक्सिबल संरचना। और कोशिका झिल्ली किन किन से मिलकर बनी होती है भाई? कोशिका झिल्ली वसा व प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? वसा व प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। लिख लो, ऐसा कैसे लिख लो। तो देखो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली वो सभी कोशिकाओं में पाई जाने वाली क्या है? सभी कोशिकाओं में पाई जाने वाली लचीली संरचना होती है, फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में बात करते हैं अपन कोशिका किसकी? कोशिका झिल्ली है वो किन किन से मिलकर बनी होती है? वसा और प्रोटीन से। किन किन से? वसा व प्रोटीन से, ठीक है। अब वसा और प्रोटीन के बारे में बात करेंगे अपन।
मैं एक बार मार्कर में शेड डाल लेता हूं भाई। वसा व प्रोटीन की बात करेंगे। अब करते हैं चलो वसा व प्रोटीन की। तो वसा किससे मिलकर बनी होती है? फॉस्फोलिपिड से। और प्रोटीन परिधीय और इंटीग्रेटेड से। किससे? परिधीय और इंटीग्रेटेड से। चलो डायग्राम से समझेंगे। कोशिका झिल्ली देखो, कोशिका झिल्ली, इसमें है वसा, इधर है प्रोटीन। ये किससे मिलकर बनी होती है? फॉस्फोलिपिड। किससे? फॉस्फोलिपिड से। ठीक है, अब देखो, अब अपन बात करते हैं, डायग्राम लेते हैं। ये डायग्राम है भाई। डायग्राम देख लेना, छाप लेना बुक में ऐसा कैसा, मेरे साथ साथ लिख लो। ठीक है, अब देखो ऐसे होती है, और ये जो प्रोटीन होती है ये कहीं तो ऐसे होती है, कहीं मिड पॉइंट में होती है, और कहीं बाहर होती है, कहीं बाहर होती है। तो ये किन किन में होती है? एक तो परिधीय होती है, ये परिधीय यानी अंदर, एक होती है इंटीग्रेटेड, एक होती है इंटीग्रेटेड। और इस परत को क्या बोलते हैं अपन? इस परत को क्या बोलते हैं? दोहरी परत, वसा की दोहरी परत, इसको बोलते हैं वसा की दोहरी परत। ठीक है, अब ये जो देखो ये मॉडल पूरा दिया हुआ है, ये मॉडल है। ये मॉडल किसने दिया भाई? ये जो वसा कोशिका झिल्ली को समझाने का वसा और प्रोटीन का मॉडल किसने दिया था? सिंगर व निकोलसन ने। निकोलसन ने इस मॉडल को क्या कहा? इस मॉडल को क्या कहा? इस मॉडल को क्या कहा भाई? फ्लूइड। इस मॉडल को क्या कहा? फ्लूइड मॉजिक मॉडल। क्या कहा? फ्लूइड मॉजिक मॉडल। फ्लूइड मॉजिक मॉडल नाम दिया, और किसने दिया ये मॉडल? सिंगर व निकोलसन ने। ठीक है, सिंगर व निकोलसन ने दिया। अब आगे चलते हैं, जल्दी से छाप लो। वसा में फॉस्फोलिपिड पाया जाता है, और ये अपन ने जब इसको डायग्राम से समझा, प्रोटीन में परिधीय और इंटीग्रेटेड होते हैं, ये वसा की दोहरी परत पाई जाती है। और ये जो पूरी संरचना है ये किसने दी? ये इस संरचना को अपन ने बोला फ्लूइड मॉजिक मॉडल, और ये मॉडल किसने दिया था? सिंगर व निकोलसन ने। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। कोशिका झिल्ली को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। वसा को लिपिड। अब तो आ गया समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं। चलो आगे की बात करते हैं। कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली में मैं बात करूं आपसे, तो कोशिका झिल्ली कोशिका से पदार्थों का आवागमन है। कोशिका झिल्ली है वो कोशिका से पदार्थों के आवागमन का नियंत्रण करती है। कोशिका झिल्ली लिखो, कोशिका झिल्ली कोशिका से पदार्थों के आवागमन का नियंत्रण करती है। छाप लो, कोशिका झिल्ली है वो कोशिका से पदार्थों का आवागमन का नियंत्रण करती है, यानी कोशिकीय परिवहन। क्या करती है? कोशिकीय
परिवहन। अब कोशिकीय परिवहन कितने प्रकार से करती है वो देखते हैं। कोशिकीय परिवहन करती है एक तो छोटे अणुओं के रूप में, छोटे अणु, और एक बड़े अणु के रूप में। किसके रूप में? बड़े अणु के रूप में। ठीक है, अब छोटे अणु बड़े अणु में पढ़ेंगे अपन। इसमें तो होता है जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, जल, लवण इत्यादि होते हैं। अब इनके बारे में अपन बात करेंगे तो ये कैसे कैसे क्या होता है वो बात करेंगे। और ये इनमें भी, छोटे अणु में भी ये जो कोशिकीय परिवहन है 3 प्रकार से होता है, वो मैं आपको डायग्राम की सहायता से समझाऊंगा। ठीक है, तो ये लिख लो जल्दी से, ज्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा भाई लिखने के लिए। लिखो, कोशिका झिल्ली कोशिका से पदार्थों का आगमन है वो का नियंत्रण करती है, यानी कोशिकीय परिवहन करती है। कोशिकीय परिवहन 2 प्रकार से होता है, बड़े अणु और छोटे अणु के रूप में। छोटे अणु में ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, जल और लवण होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। छोटे अणु बड़े अणु को डायग्राम के रूप में मैं समझाऊंगा, तो समझना अच्छे से, गौर से। भाई कल की छुट्टी थी तो कल आपने रिवीजन किया होगा, अपन ने जो पढ़ा है वो ये टॉपिक थोड़ा बड़ा होने वाला है, इसको बड़ा गहराई से पढ़ेंगे अपन, क्योंकि एसएससी गहराई से ही होती है। चलो देखते हैं क्या पढ़ रहे थे। कोशिकीय परिवहन। देखो, छोटे अणु, इधर है बड़े अणु। ठीक है, अब देखो छोटे अणु में मैंने बताया था आपको, ग्लूकोज आता है, अमीनो अम्ल, जल, लवण, ये चीजें होती है। अब ये भी 3 प्रकार से करते हैं, विसरण नहीं, पहले प्रासरण, फिर विसरण और फिर सक्रिय परिवहन। देखो, छोटे अणु में ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, जल और लवण, फिर ये 3 प्रकार से करते हैं। 3 प्रकार से क्या? प्रासरण, विसरण और सक्रिय परिवहन। 1 मिनट रुकना भाई। चलो कंटिन्यू करो, छाप लो। छाप लिया होगा। अब देखो अपन प्रासरण, विसरण और सक्रिय परिवहन देखेंगे, तीनों चीजें देखेंगे, कैसे कैसे क्या 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 होता है वो देखते हैं। चलो, एक बार बड़े अणु को भूल जाते हैं, एक बार छोटे अणु को ही ले लेते हैं। छोटे अणु में कैसे कैसे क्या क्या होता है, सक्रिय परिवहन, प्रासरण और विसरण कैसे कैसे बनते हैं, कैसे कैसे होते हैं, करते हैं। चलो, तो प्रासरण की बात करता हूं मैं। प्रासरण, अब प्रासरण की बात करें तो देखो, डायग्राम से समझाऊंगा, डायग्राम से समझना भाई। ये कोई बर्तन है अपने पास जिसमें पानी भरा हुआ है, इसमें एक किशमिश पड़ी है पानी में। कुछ समय पश्चात देखोगे ये बर्तन है पानी का, ये किशमिश फूल जाती है और अर्धपारगम्य में झिल्ली है इसमें। देखो, पानी का स्तर जब डाउन था H2O का, तो ये किशमिश ऐसी की ऐसी थी, लेकिन जब H2O का स्तर अप हुआ तो क्या हुआ? H2O का स्तर अप हुआ यहाँ पे, तो स्थिति कैसे हो गई? फूल गई, किशमिश फूल गई। किशमिश क्या हुई? फूल गई। अब देखो, अब मैं इसकी परिभाषा बताता हूँ, परिभाषा समझ लो। यानी देखो, यहाँ पे निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता हो रहा है या उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता हो रहा है? बताओ, देखे जल की आवृत्ति क्या है, बताओ।
देखो बताता हूं, जल के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। लिख लो, जल के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन परासरण कहलाता है। क्या कहलाता है? परासरण। अरे समझ गए होंगे, H2O का देखो, H2O का ऊपर स्तर गया तभी किसमिस इसमें डूबे, लेकिन जब डाउन था तब किसमिस ऊपर थी, ये किसमिस फूली भी नहीं थी। यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली, जल के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। चलो लिख लिया होगा। अब आगे बात करते हैं अपन, आगे बात करेंगे काय की, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी से। आगे बात करेंगे अपन विसरण की, ले लिया? चलो, कोशिका झिल्ली को भाई इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों मेरा लाल लालियो, चलो अब अपन क्या देखेंगे? विसरण। क्या देखेंगे? विसरण। विसरण देखते हैं अपन। विसरण में क्या होगा? विसरण में मैं एक एग्जांपल लेता हूं। विसरण में एग्जांपल लिया मैंने कि इसमें ना तो कोई, एक तो देखो पहली बात, इसमें कोई अर्ध पारगम्य झिल्ली नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। एक रूम है, रूम में अपन परफ्यूम लगा के जाते हैं, रूम में जैसे इंटर करते हैं परफ्यूम, थोड़ी देर बाद में पूरे रूम में उसकी स्मेल आने लग जाती है। आती है कि नहीं आती है? आती है। आपने कहा सर आती है, ठीक है। अब अपन ने देखा कि जो शर्ट है, शर्ट पे परफ्यूम लगा के, इसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली है क्या? नहीं है, अर्ध पारगम्य झिल्ली नहीं है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बात करी अपन ने कि अपन ने देखा कि ये जो परफ्यूम था, ये परफ्यूम भाई थोड़ा थोड़ा करके ही तो पूरे रूम में फैला है, थोड़ा थोड़ा करके ही तो पूरे रूम में फैला है ना। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन क्या कहलाता है? विसरण। तो लिख लो, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर उच्च सांद्रता की ओर गमन विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। विसरण कहलाता है। ले लो भाई स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, टाइम नहीं दिया जाएगा लिखने का आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे अपन सक्रिय परिवहन। सक्रिय परिवहन में देखो क्या होता है। सक्रिय परिवहन एक अपन देखें तो विसरण से थोड़ा सा मिलता जुलता होता है, लेकिन उसमें ऊर्जा खर्च होती है। उसमें क्या होती है? ऊर्जा खर्च होती है। अब देखो सक्रिय परिवहन को भी अपन डायग्राम से समझेंगे। सक्रिय परिवहन में क्या होता है? देखो ये कोई पहाड़ है भाई, ये कोई पहाड़ है, इसमें यहाँ पे एक ये मनुष्य खड़ा है। अब ये यहां से नीचे आएगा तो इसकी नीचे आने में, उच्च से डाउन में आ रहा है तो इसकी कोई ऊर्जा खर्च नहीं होगी, ऊर्जा खर्च इतनी ज्यादा नहीं होगी। लेकिन यहां से ये ऊपर जाएगा तो इसकी ऊर्जा खर्च होगी। यानी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन तथा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन में जो ऊर्जा खर्च होती है वही क्या कहलाता है? सक्रिय परिवहन। यानी पदार्थों का गमन ही क्या कहलाता है? वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर सक्रिय परिवहन कहलाता है। तो इसकी परिभाषा कह दोगे तुम, अगर पदार्थ निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाते हैं तो इसमें ऊर्जा खर्च होती है। इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही सक्रिय परिवहन कहा जाता है। अब चलो, अब अपन बात करते हैं, इसकी बात हो गई अपने छोटे अणु की, अब बात करेंगे बड़े अणु की। बड़े अणु में भी बात करते हैं भाई। देखो
बताता हूं आपको बड़े अणु में कैसे कैसे क्या होता है। चल, बड़े अणु, अपन ने बड़े अणु लिए। अब बड़े अणु में भी दो प्रकार से होता है भाई, एक तो कोशिका भक्षण कर लेती है, खुद ही खा जाती है, एक कोशिकीय पायन होता है, एक कोशिकीय पायन होता है। ठीक है, अब कोशिकीय भक्षण क्या होता है, कोशिकीय पायन क्या होता है वो बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, कोशिकीय भक्षण किसमें होता है, एंटीजन जटिल अणु में। किसमें, एंटीजन जटिल अणु, एंटीजन जटिल अणु में। ठीक है, अब देखो, अब अपन एक डायग्राम से कोशिका भक्षण समझेंगे। इसको क्या कहा जाता है, फोगोसाइटोसिस। क्या कहा जाता है, इंग्लिश में लिख लो भाई, फोगोसाइटोसिस। इंग्लिश मीडियम वालों मेरे लाल लाल में लिख लो, इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है भाई, इसको कहा जाता है पिनोसाइटोसिस। इसको क्या कहा जाता है, पिनोसाइटोसिस। ठीक है, अब देखो अपन कोशिका भक्षण देखते हैं। कोशिका भक्षण क्या करती है, देखो ये एक कोशिका है, यहां पे ये अणु है, तो कुछ समय पश्चात क्या होगा, इसने इस अणु को ये धीरे धीरे क्या करेगी, इस अणु को ये घेर लेगी धीरे धीरे, और कुछ समय पश्चात क्या होगी, कुछ समय पश्चात क्या हो जाएगा, ये अणु इसके अंदर आ जाएगा यहाँ पे, यानी यह खुद ही खा जाती है। तो समझ में आ गया कोशिका भक्षण क्या होता है। कुछ समय पहले देखो अणु यहाँ था, कुछ समय बाद यहाँ पे आया, कुछ समय बाद यहाँ पे आया, कुछ समय पश्चात इसने पूरा घेर लिया और फिर अंदर ले गई, यानी इसे क्या कहते हैं, कोशिका भक्षण। चलो ठीक है, कोशिका भक्षण हुआ। अब आगे देखो, फोगोसाइटोसिस हो गया। अब कोशिका पायन, कोशिका पायन करता हूं मैं, करवाता हूं, फिर उसके बाद अपन आज की क्लास यही करेंगे। छोटी छोटी क्लास ले रहा हूं भाई, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, बढ़िया तरीके से करो। कोशिकीय पायन क्या होता है, कोशिकीय पायन है वो तरल पदार्थों को अपनी सतह से क्या करता है, अवशोषण करता है, अपनी सतह से क्या करता है, अवशोषण करता है। कोशिकीय पायन, कोशिकीय पायन, कोशिकीय पायन तरल पदार्थों का अपनी सतह से क्या करता है, अपनी सतह से क्या करता है, अवशोषण, अवशोषण करता है, अपनी सतह से अवशोषण करता है। ठीक है, कोशिकीय पायन लिख लो। कोशिकीय पायन यही है कि कोशिकीय पायन तरल पदार्थों का अपनी सतह से क्या करता है, अवशोषण करता है। अब अपन ने देखा था कि बड़े अणु छोटे अणु तो अपन ने देख लिए, कोशिकीय परिवहन, इसमें एक एक्सोसाइटोसिस और पाया जाता है, इसमें एक एक्सोसाइटोसिस और होता है। क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस। अब उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अपन कि एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, ज्यादा नहीं थोड़ा सा पढ़ेंगे एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस के बारे में अपन देख लेते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है एक्सोसाइटोसिस। चल, एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, कोशिका से पदार्थों को बाहर निकालना। क्या, कोशिका से पदार्थों को बाहर निकालना क्या कहलाता है, एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। यही एक्सोसाइटोसिस है भाई, कोशिका से पदार्थों को बाहर निकालना क्या कहलाता है, एक्सोसाइटोसिस। लिख लेना कि एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस होता है कोशिका से पदार्थों को क्या निकालना, बाहर निकालना, कोशिका से पदार्थों को क्या निकालना, बाहर निकालना। तो बच्चों मेरे लाल लालियों, आज की क्लास यही थी, आज की क्लास अपन यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन कल, आगे कंटिन्यू करेंगे ये चैप्टर, अभी बहुत है, अभी तो अपन ने छोटा सा पार्ट पढ़ा है, आगे आगे इसके और करते जाएंगे इसके पार्ट जो भी है। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यही खत्म करता हूँ। जय श्री श्याम, जय मां करणी, जय श्री बालाजी की, बाय।